नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के जातीय आंदोलन हैं, जनजातीय आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, किसान आंदोलन है, उन सबको इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, जैसे वीडियो एग्जाम, आर ओ और यूपीपीसीएस। आर ओ में तो कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें जितने भी आंदोलन हैं मैंने पूरे फैक्ट कवर किए हुए हैं, वो भी शॉर्ट में, जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न जातीय आंदोलन से हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्न जातीय आंदोलन में कौन कौन से आंदोलन आते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला आंदोलन है जो कि निम्न जातीय आंदोलन के अंतर्गत आता है, वो है सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज के बारे में देखिए, ये निम्न जातियों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्त कराने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में बंबई में की थी। ठीक है, 2022 पीसीएस में केवल इतना पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले का संबंध किस आंदोलन से है। ऑप्शन में था निम्न जातीय आंदोलन, बस बहुत ही ऊपर का पूछ लिया गया था। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से कवर करना है ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे आप पीसीएस दे रहे हो, आर ओ दे रहे हो या वीडियो एग्जाम दे रहे हो। चलिए, तो ज्योतिबा फुले ने 1873 में बंबई में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने निम्न जातियों में जागृति तथा शिक्षित बनाने के लिए 1851 में पुणे में, कहाँ पर, पुणे में, ध्यान रखिएगा, 1851 में पुणे में कन्या विद्यालय खोला था। 1851 में पुणे में शिक्षित बनाने के लिए, निम्न जातियों को शिक्षित बनाने के लिए पुणे में कन्या विद्यालय किसने खोला था? तो ज्योतिबा फुले ने खोला था। ठीक है, ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, गुलामगिरी। तो ज्योतिबा फुले ने 1872 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। शंकर राव जाधव, शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल, याद रखिएगा, शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल ने ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रभावित होकर बहुजन समाज की स्थापना की थी। ये आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी, तो शंकर राव जाधव और मुकुंद राव पाटिल ने की थी। किसके विचारों से प्रभावित होकर की थी? तो ज्योतिबा फुले के प्रभावित होकर, विचारों से प्रभावित होकर की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं। एक ही आंदोलन हम लोगों का खत्म हो गया और इतना ही पढ़ना है, इसके ऊपर आपको एक भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे देखते हैं। जस्टिन पार्टी आंदोलन, काफी पूछा जाता है जस्टिन पार्टी आंदोलन। तो इसका गठन 1916 में होता है। इसका गठन कौन कौन करता है, इसका सदस्य कौन कौन है? तो देखिएगा, CN मुदालियर, श्री P त्यागराज और TM नायर ने इसका मतलब स्थापना करते हैं, गठन करते हैं। लेकिन इसके अध्यक्ष 1937 में बनाए जाते हैं रामास्वामी नायकर। रामास्वामी नायकर जो है जस्टिन पार्टी आंदोलन के अध्यक्ष बनते हैं, वो भी 1937 में। रामास्वामी नायकर असहयोग आंदोलन में भी थे, ये भी याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया, ऐसे पूछ लिया जाता है, तो रामास्वामी नायकर जो थे राम सहयोग आंदोलन में भी थे। इस आंदोलन के अंतर्गत जस्टिन नामक समाचार पत्र चलाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, जस्टिन नामक समाचार पत्र चलाया गया था जस्टिन पार्टी आंदोलन में। ठीक है, अगला देखते हैं। अरिविपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन, ये कई बार पूछा जा चुका है, मिलान करने में ये आंदोलन काफी आते हैं। अरुविपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन, एझवा आंदोलन को ही अरिविपुरम आंदोलन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1888 में, मतलब यह आंदोलन कब चलता है? तो 1888 में। कहाँ पर? केरल में। किसके द्वारा चलाया जाता है? नारायण गुरु के द्वारा। ये बस इतना आपको याद रखना है कि अरुविपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन 1888 में चलता है केरल में, नारायण गुरु के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है, केवल भाषा को समझिएगा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी, तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में महाराष्ट्र में VR शिंदे ने स्थापना की थी। याद रखिएगा कि डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 में VR शिंदे ने की थी, महाराष्ट्र में की थी। इसी सोसाइटी के प्रयास से 1918 में प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन या आयोजन किसके प्रयासों से किया गया? तो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रयासों से किया गया 1918 में। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइकोम आंदोलन, वाइकोम आंदोलन 1924 में चलता है, केरल में चलाया जाता है। देखिए, अरुविपुरम आंदोलन या एझवा आंदोलन भी केरल में चलाया जाता है। ठीक है,
वाइकोम आंदोलन या वाइकोम सत्याग्रह भी केरल में चलाया जाता है 1924 में। त्रावणकोर रियासत के गांव वाइकोम में चलाया जाता है। ये गांव भी पूछ लिया गया था। त्रावणकोर रियासत का एक गांव था, वहीं पर वाइकोम चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? नारायण गुरु, एन कुमारन और टी के माधवन। ये 3 लोग थे, नारायण गुरु, एन कुमारन, टी के माधवन। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरुवायूर आंदोलन। गुरुवायूर आंदोलन केरल में मंदिर में प्रवेश को लेकर 1931 ईस्वी में कांग्रेस कमेटी ने शुरू किया था, और नाम पूछ ले तो के कलप्पन द्वारा शुरू किया गया था। गुरुवायूर आंदोलन के कलप्पन द्वारा शुरू किया गया था 1931 में। केरल में क्यों मंदिरों को प्रवेश में कुछ विवाद हो गया था, मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था जनजातियों को, इस वजह से यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, अब जनजाति पढ़ रहे हैं, दलित पढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ इन्होंने संगठन की स्थापना की, पार्टी की स्थापना की, वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो बी आर अम्बेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की थी। देखिए वहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन था, डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी थी, लेकिन यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन है, इसका अंतर समझिएगा। 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। 1924 में बी आर अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की थी बम्बई में। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना की थी, और 1936 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। किसने? बी आर अम्बेडकर ने। तो बी आर अम्बेडकर ने कई स्थापना की, जैसे 1920 में, 24 में, 27 में, 36 में, याद रखिएगा। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32 में, जिसमें बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। और जैसे ही पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्होंने क्या किया, अछूतों के लिए या दलितों के लिए पृथक मताधिकार की मांग की थी। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा करते हुए दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। मतलब बी आर अम्बेडकर ने जब मांग की पृथक निर्वाचन की, तो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की और उसी में दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन की अधिकार दे दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को बांटने की नीति मानते हुए, मतलब गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेज जो हैं दलितों को बांट रहे हैं जो मुस्लिमों के तरीके, तो गांधी जी नहीं माने। गांधी जी ने अनशन किया, गांधी जी नहीं मानते तो गांधी जी ने अनशन किया। अनशन तोड़वाने के लिए महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932, कहीं कहीं 25 लिखा होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता होता है। किसके मध्य होता है? तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य होता है पूना समझौता। इसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है, जिसमें पृथक निर्वाचन समाप्त कर दलितों को सामान्य वर्ग में ही सीटों का आरक्षण दिया जाता है। मतलब अभी तक कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया था, अब वो समाप्त कर दिया गया अनशन की वजह से, और सामान्य वर्ग में ही दलितों को आरक्षण दिया गया। इंपॉर्टेंट बात है, आगे देखते हैं। महात्मा गांधी और दलितोद्धार। महात्मा गांधी, देखिए बी आर अम्बेडकर के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया कौन कौन से एसोसिएशन और कौन कौन सी पार्टियां चलाई। अब महात्मा गांधी ने कौन कौन सी चलाई वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए महात्मा गांधी ने 1932 में गांधी जी ने निम्न जातियों की उन्नति करने के उद्देश्य से उनका नाम हरिजन रख दिया। इंपॉर्टेंट है कि दलितों का नाम या निम्न जातियों का नाम हरिजन किसने रखा? तो महात्मा गांधी ने रखा। ठीक है, उन्नति के लिए। आगे देखते हैं। हरिजन सेवक समाज की स्थापना 1932 को की, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला बने। इंपॉर्टेंट है, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की? गांधी जी ने की। अध्यक्ष किसे बनाया? तो घनश्याम दास बिरला को बनाया। ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1932 को, और साप्ताहिक पत्रिका हरिजन भी चलाया था। इंपॉर्टेंट है कि हरिजन साप्ताहिक पत्रिका चलाया महात्मा गांधी ने कब? 1933 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अब आगे देखते हैं आत्मसम्मान आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आत्मसम्मान आंदोलन तो ये 1920 ईस्वी में ई वी रामास्वामी नायकर और बलीजा नायडू ने प्रारंभ किया था। इंपॉर्टेंट है कि आत्मसम्मान आंदोलन जो है
रामास्वामी नायकर और बलीजा नायडू, याद रखिएगा, रामास्वामी नायकर और बलीजा नायडू ने प्रारंभ किया था आत्मसम्मान आंदोलन को। अब आत्मसम्मान आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू किया गया था? तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए दलितों को अधिकार दिलाना। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करते हुए दलितों को अधिकार दिलाना, यह आत्मसम्मान आंदोलन का उद्देश्य था। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि आत्मसम्मान दिलाना दलितों को, इस वजह से ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है। निम्न जातीय आंदोलन आपके समाप्त होते हैं पूरी तरीके से। आपसे सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न जातीय आंदोलन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नहीं आता। तो जितने भी आंदोलन पढ़ चुके हैं हम लोग, वो सभी निम्न जातीय आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब हम लोग राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ जाएगा कि राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं या कौन से नहीं आते। तो जितने भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सभी राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। शुरू करते हैं। पहला तो पहला हम लोग सन्यासी विद्रोह देखेंगे। तो सन्यासी विद्रोह का टाइम पीरियड क्या है? तो 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य सन्यासी विद्रोह चलाया गया। अब सन्यासी विद्रोह चलाया गया तो इसके बारे में देखते हैं। तो 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा और अकाल में भू राजस्व वसूली भी कर रहे थे जितने भी अंग्रेज थे। ठीक है। बंगाल में क्या पड़ा? अकाल पड़ा 1770 में। अब भू राजस्व की वसूली कर रहे थे। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी वजह से ये सन्यासी विद्रोह का कारण था। क्या कारण था? भयंकर अकाल पड़ना, राजस्व वसूलना, तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाना, ये सब क्या था? प्रमुख कारण था। सन्यासी विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह है जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस आंदोलन का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का। ठीक है। आगे देखते हैं। फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह 1776 से 1777 तक चलता है। बंगाल में यह विद्रोह 1776 में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीरों ने किया था। ये फकीर विद्रोह चलाया किसने था? तो बंगाल में घुमक्कड़ मुस्लिम फकीर थे, उन्होंने चलाया था 1776 में। प्रमुख नेता कौन थे? चिराग अली, मजनूम शाह। याद रखिएगा, प्रमुख नेता चिराग अली और मजनूम शाह। कारण क्या था? जमींदारों व कृषकों से अधिक धन वसूली करना, ये फकीर विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है। आगे देखते हैं। पागलपंथी विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 में चला। पागलपंथी गारो जनजाति जो मेघालय में है, गारो जनजाति, तो गारो जनजाति का एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो उत्तर पूर्व भारत में करम शाह द्वारा चलाया गया था। पागलपंथी विद्रोह कब चलाया गया? 1813 से 1831। किसके द्वारा चलाया गया? तो करम शाह के द्वारा चलाया गया था। करम शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र टीपू ने इसका विद्रोह संभाला था। इंपॉर्टेंट है कि करम शाह ने कौन सा आंदोलन चलाया? पागलपंथी। और करम शाह के बाद टीपू उसके पुत्र ने यह आंदोलन चलाया था। ठीक है। आगे देखते हैं फरेजी विद्रोह। फरेजी विद्रोह। फरेजी विद्रोह क्या था? तो बांग्लादेशी, देखिए 1818 में चला है, बांग्लादेश के फरीदपुर में हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों, जिन्हें फरेजी कहा जाता था, उनके द्वारा चलाया गया था। बहुत छोटे छोटे विद्रोह हैं जो कभी मिलान करने को या कालक्रम के अनुसार लगाइए, ऐसे भी आपको आ सकते हैं। ठीक है। या एक तरफ दे देगा विद्रोह, एक तरफ दे देगा चलाने वाले संस्थापक कौन थे या विद्रोही नेता कौन थे, ऐसे दे देगा। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के फरीदपुर हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायियों, जिन्हें फरेजी कहा जाता था, उनके द्वारा चलाया गया था फरेजी विद्रोह। ठीक है। आगे देखते हैं बहाबी आंदोलन। बहाबी आंदोलन 1820 से 1870 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन मूलतः अरब देश में मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद इब्न अबल ए वाहिब, ये नाम ना याद रहे ना याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डेट याद रखनी है। इनके द्वारा चलाया गया था। इसका स्वरूप कैसा था? सांप्रदायिक था। इसका स्वरूप सांप्रदायिक था और इसका प्रमुख केंद्र, बहाबी विद्रोह देखिए अरब में चला था, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था। प्रमुख केंद्र भारत में था, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 में चला था। आरंभ किसने किया था? तो भगत जवाहर मल ने पंजाब में इसका आरंभ किया था। कूका आंदोलन पंजाब में चला था 1840 में भगत जवाहर मल के द्वारा। और इसके प्रमुख नेता बाद में कौन थे? तो बालक सिंह और राम सिंह, बालक सिंह और राम सिंह। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रारंभ में यह आंदोलन धर्म एवं समाज सुधार से अनुप्राणित था।
बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोगों ने राजनीतिक आंदोलन पढ़ लिए, निम्न जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए। अब जनजातीय या आदिवासी आंदोलन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनजातीय और आदिवासी आंदोलन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आदिवासियों को आदिवासी नाम, जनजातियों को आदिवासी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ठक्कर बप्पा ने दिया। ठीक है, जैसे दलितों को हरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। वैसे ही जनजातियों को आदिवासी नाम किसने दिया? तो जनजातियों को आदिवासी नाम दिया था ठक्कर बप्पा ने। याद रखना है नाम, ठक्कर बप्पा। ठीक है, तो पहला आंदोलन देखते हैं जनजातीय आदिवासी आंदोलन में, चुआर या हो आंदोलन। चुआर तथा हो आंदोलन कब चला? 1768 से 1772 में चला। इसे भूमि विद्रोह की संज्ञा भी दी गई है। चुआर लोग बंगाल में मोदिनीपुर जिले की आदिम जनजाति के लोग थे। याद रखना, बंगाल का ही क्षेत्र है और भूमि विद्रोह की संज्ञा भी दी जाती है चुआर या हो विद्रोह को। ठीक है, नेतृत्व पूछ लिया जाता है कि चुआर या हो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह, राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह ने किया था। इसी तरह छोटा नागपुर क्षेत्र में भी विद्रोह भी बढ़ा। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र तक बढ़ गया था क्योंकि बंगाल और उड़ीसा, ये सब पश्चिम बंगाल क्षेत्र में ये आंदोलन चले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। गंजाम विद्रोह या गुमसुर विद्रोह, गंजाम विद्रोह या गुमसुर विद्रोह 1800 से 1805 तक चला। नेतृत्व किसने किया था? तो श्रीकर भंज ने, श्रीकर भंज ने इसका नेतृत्व किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के चीकाकोल में स्थित जंगम जिले में हुआ था। याद रखिएगा, जंगाम जिले में हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में। ठीक है, आगे देखते हैं। पालीगारों का विद्रोह, पालीगारों का विद्रोह 1801 से 1805 तक चला। टीपू सुल्तान के हार के बाद डंडीगुल तथा मालाबार के पालीगारों ने अंग्रेजों के भूमि पर व्यवस्था के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। इसका नेतृत्व वीर पी कट्टवामन ने किया था। वी कट्टवामन ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पाइक विद्रोह, पाइक विद्रोह 1817 से 1825 में चला। पाइक विद्रोह कहाँ चला? उड़ीसा में चला। जगबंधु के नेतृत्व में चला था। याद रखिएगा, पाइक विद्रोह जगबंधु के नेतृत्व में चला था, उड़ीसा में चला था। ठीक है, आगे देखते हैं। भील विद्रोह, भील विद्रोह 1818 से 1831 ईस्वी के मध्य चला। कहाँ? महाराष्ट्र में चला। नेतृत्व किसने किया था? दशरथ, हरिया, सेवाराम, दौलत सिंह, श्री गोविंद और मोतीलाल, इतने लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। इस वजह से क्वेश्चन अक्सर हाई लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन नहीं थे? तो ये सभी थे। ठीक है, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखते हैं। बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह 1818 से 19 एक ही साल चला। कहाँ चला? गुजरात में। किसने चलाया? तो बघेरा सरदार द्वारा। बघेरा सरदार मतलब नाम से ही है, बघेरा विद्रोह बघेरा सरदार द्वारा। ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है इसको। डेट याद रखिएगा, गुजरात में। ठीक है, डेट और जगह गुजरात में और 1818 से 19। रामोसी विद्रोह, रामोसी विद्रोह 1822 से 41 पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में चला। नेतृत्व चित्तर सिंह ने किया था। नेतृत्व किसने किया था? चित्तर सिंह ने किया था। आगे देखते हैं। किट्टर विद्रोह, किट्टर का विद्रोह या किट्टूर का विद्रोह किसने? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। और नेतृत्व रयप्पा। याद रखना, किट्टूर विद्रोह 1824 से 1829 तक चला, कर्नाटक में चला, रायप्पा के द्वारा चलाया गया। ठीक है, कुकी विद्रोह देखते हैं। कुकी विद्रोह कब चला? तो कुकी विद्रोह 1826 से 1844 तक चला। मणिपुर और त्रिपुरा के मध्य स्थित उसाई नामक पहाड़ी, याद रखिएगा, मणिपुर त्रिपुरा के मध्य उसाई नामक पहाड़ी पर कुकी नामक जनजाति निवास करती थी। कूका विद्रोह, ध्यान रखिए, कूका विद्रोह पंजाब में चला था। कुकी विद्रोह मणिपुर त्रिपुरा के मध्य चला था। ठीक है, कूका विद्रोह पश्चिमोत्तर और कुकी विद्रोह पूर्वोत्तर। ठीक है, सरकार ने झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। झूम खेती ज़्यादातर पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, तो झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस वजह से कुकी विद्रोह चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अहोम विद्रोह, अहोम विद्रोह 1828 से 1833 तक चलता है। कहाँ पर चलता है? असम में चलता है। नेतृत्व गांगधर कुंवर, गोमधर कुंवर, सॉरी गोमधर कुंवर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखें। खासी विद्रोह, तो गारो खासी जयंतिया ये मेघालय पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पूर्वोत्तर में
पहाड़ी पर चला था खासी विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीरथ सिंह। कब चला था? 1829 से 33 तक चलाया गया था। ठीक है। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह 1831-32 में चला। कहाँ पर चला? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार में चला था। नेतृत्वकर्ता कौन था? बुद्धो भगत, गंगा नारायण, बुद्धो भगत और गंगा नारायण। ठीक है। भूमिज विद्रोह, भूमिज विद्रोह 1832-33 में चला था, झारखंड में चला था। नेतृत्वकर्ता कौन थे? गंगा नारायण। देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कोल विद्रोह में नेतृत्वकर्ता कौन है? बुद्धो भगत और गंगा नारायण। और भूमिज विद्रोह में कौन है? तो केवल गंगा नारायण। ये याद रखिएगा, रिलेट करके पढ़ लीजिएगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। आगे देखते हैं। खोंड एवं सवार विद्रोह, खोंड एवं सवार विद्रोह 1837 से 56 तक चला, उड़ीसा में चला। नेतृत्वकर्ता कौन थे? चक्र बिशोई, चक्र बिशोई। खामती विद्रोह, खामती विद्रोह 1839 से 43 तक चलता है। कहाँ पर? असम में। नेतृत्व किसने किया? तो खता गोहाई और रुनु ओटाई। नाम थोड़े से अजीब हैं, खता गोहाई और रुनु ओटाई। नाम वैसे अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही नाम पूछे जाते हैं, जैसे कुका का पूछ लिया जाता है या सन्नासी विद्रोह का इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाता है, बाकी के नाम नहीं पूछे जाते। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा और जगह नहीं याद रखिएगा बस। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी थोड़े से इंपॉर्टेंट छोटे छोटे ले लेते हैं। गडकरी विद्रोह 1844 में चलता है, महाराष्ट्र में। नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर, बाबाजी अहिरेकर। ठीक है। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56 में। इसका उपनाम है हुल विद्रोह। ठीक है। कहाँ चलता है? तो भागलपुर राजमहल तक चलता है, मतलब झारखंड पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में। और नेतृत्वकर्ता कौन है? तो सिद्धू और कान्हू, याद रखिएगा, सिद्धू और कान्हू। यहाँ पर देख लेते हैं, ताना भगत आंदोलन 1914 में चलता है, छोटा नागपुर क्षेत्र में चलता है। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो जतरा भगत और बलराम भगत। ठीक है। चेचू आंदोलन, चेचू आंदोलन 1920 में चलता है, आंध्र प्रदेश में। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो वेंकटयप्पा, वेंकटयप्पा। ठीक है। त्रिपुरा का विद्रोह, इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा का विद्रोह 1863 में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। नेतृत्वकर्ता कौन है? तो परीक्षित जमातिया। नैकदा आंदोलन, नैकदा आंदोलन की डेट कंफर्म नहीं है, कहीं भी बुक में इंपॉर्टेंट नहीं लिखा रहता, तो याद रखिएगा ये एमपी और मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में नैकदा आंदोलन चलता है। ठीक है। रंपा विद्रोह 1879 से 1924 तक चलता है, काफी लंबा ये आंदोलन चला था, आंध्र प्रदेश में चला था। नेतृत्व अल्लूरी सीताराजू। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम कई बार पूछा जा चुका है कि रंपा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो अल्लूरी सीता राजू। ठीक है। कोया विद्रोह, कोया विद्रोह 1879 से 86, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेतृत्वकर्ता टोम्पा सोरा, टोम्पा सोरा। ठीक है। आगे देखें, मुंडा विद्रोह, मुंडा 1899 से 1900, कहाँ? झारखंड में। नेतृत्वकर्ता कौन है? बिरसा मुंडा। मुंडा से बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। उपनाम सरदारी सिंह, सरदारी विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, तो हम लोगों ने जनजातीय विद्रोह, आदिवासी विद्रोह, निम्न जाति विद्रोह सब पढ़ लिया। अब मजदूर संघ आंदोलन भी कई बार पूछा जा चुका है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मजदूर संघ आंदोलन। ठीक है। तो मजदूर संघ आंदोलन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। चलिए मजदूर संघ आंदोलन को भी शुरू कर देते हैं। तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत के साथ ही पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ जैसी उपयोगी सेवाओं का संचालन शुरू किया, जिसके कारण कई अन्य सहयोगी उद्योग भी आरंभ हुए, जिसमें आधुनिक मजदूर का उदय हुआ। ये ध्यान रखिएगा कि आधुनिक मजदूर आंदोलन का उदय कैसे हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी ने कई नीतियां शुरू की, जैसे पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ या रेलवे। तो इसी के साथ ही आधुनिक मजदूर वर्ग भी शुरू होता है, क्योंकि जब उन्होंने शुरू की तो मजदूरों की जरूरत पड़ी। अब मजदूरों की जरूरत पड़ी तो कुछ ऐसे कांड हो गए कि मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। तो भारत में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए 1870 में बंगाल में ब्रह्म सभा की ऋषिपद बनर्जी समाज सेवी ने मजदूरों के लिए श्रमजीवी क्लब की स्थापना की, तथा 1874 ईस्वी में भारत श्रमजीवी नाम से एक पत्रिका निकाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1880 ईस्वी में बम्बई में नारायण मेघा जी लोखंडे, इंपॉर्टेंट है, नारायण मेघा जी लोखंडे ने दीन बंधु नामक अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक पत्रिका निकाली। 1890 ईस्वी में उन्होंने बम्बई मिल
हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे भारत का प्रथम मजदूर संघ की संज्ञा दी गई। लेकिन यह ट्रेड यूनियन नहीं था। इंपॉर्टेंट है, ट्रेड यूनियन नहीं था ये। पहली संगठित हड़ताल 1899 में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला जीआईपी रेलवे में हुई है। ठीक है, जीआईपी कहते हैं ग्रेट इंडिया पेनिनसुला। ठीक है, रेलवे में हुई। इस दौरान अश्वनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी, अपूर्व कुमार घोष प्रमुख मजदूर नेता के रूप में उभरे। तो प्रमुख मजदूर नेता कौन कौन थे? अश्वनी कुमार दत्त, प्रभात कुमार राय चौधरी और अपूर्व कुमार घोष प्रमुख मजदूर नेता के रूप में आए थे, उभरे थे। आगे देखते हैं 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल विभाजन हुआ तब मजदूरों ने बंगाल में हड़ताल कर दी। इंपॉर्टेंट है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था और तब मजदूरों ने बंगाल में हड़ताल कर दी। 1905 में ही प्रिंटर्स यूनियन कलकत्ता नामक मजदूर संघ बना। 1907, 2 साल बाद 1907 में बम्बई पोस्टल यूनियन गठित हुआ और 1909 में कामगार हितवर्धक सभा की स्थापना हुई। ये स्थापना जितनी हो रही है आपको रटी होनी चाहिए। आगे देखते हैं 1918 में बीपी वाडिया द्वारा गठित मद्रास लेबर यूनियन भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संगठन बना। यह संगठन था क्या? इंपॉर्टेंट है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की? तो बीपी वाडिया ने 1918 में। ठीक है, गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसी में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह उस समय सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। इंपॉर्टेंट, अहमदाबाद मिल मजदूर गांधी जी ने किया था 1918 में। तो यहीं पर ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गांधी जी ने, और यही जो है उस समय का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन था। ठीक है, AITUC एटक, एटक काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है एटक के बारे में। तो 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, की स्थापना हुई 1919 में और भारत भी इसका सदस्य बनना चाहता था। इसी कारण 107 ट्रेड यूनियनों ने 1920 में बम्बई में MN जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके बाद NM जोशी और AITUC एटक का प्रतिनिधि बनाकर 1920 में ILO भेजा गया। एटक का प्रतिनिधि बनाकर 1920 में ILO किसे भेजा गया? ये पीसीएस में आ चुका है, तो NM जोशी को भेजा गया। ठीक है, NM जोशी को। आगे देखते हैं 1920 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में NM जोशी तथा उनके सलाहकार VP वाडिया को भेजा गया। एटक का प्रथम सम्मेलन 1920 बम्बई में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। उपाध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा, बाल गंगाधर तिलक, SF एंड्रूस और एनी बेसेंट, ये सब उपाध्यक्ष थे। और महामंत्री कौन थे? दीवान चमनलाल। कौन थे? दीवान चमनलाल। ठीक है, आगे देखते हैं 1929 में एटक के नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, एटक का प्रथम विभाजन हुआ। एटक का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1929 में हुआ। नागपुर अधिवेशन चल रहा था और जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता कर रहे थे। और NM जोशी, VP गिरी जो राष्ट्रपति रहे, VV गिरी, शिवराज के नेतृत्व में 1929 में ही इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हो गया। एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ। रणदिबे देशपांडे के नेतृत्व में एटक का दूसरा विभाजन 1931 में हुआ। रणदिबे देशपांडे के नेतृत्व में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं 1934 में एटक और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विलय हो गया। इंपॉर्टेंट है कि एटक और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विलय कब हुआ? तो 1934 में हो गया। और 1938 में ITUF और एटक का विलय हो गया। 1938 में प्रथम संयुक्त अधिवेशन नागपुर में हुआ। 1941 ईस्वी में MN राय ने इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना की। इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर की स्थापना MN राय ने की 1941 में। यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
जो आपको समझ में नहीं आ रहा छोड़ दीजिए, जो आपको फैक्ट लग रहा है वो आप बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ आना ही नहीं है। आगे देखते हैं। इंटक, INTUC। अब INTUC क्या है देख लेते हैं। हम लोगों ने ए तक पढ़ लिया, अब इंटक पढ़ लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कर पुनः एटक ने विभाजित हुआ। ध्यान दीजिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार पुनः एटक में विभाजन हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक चला था। तो एटक में विभाजन हो गया और वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिल के नेतृत्व में मई 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक का गठन किया गया। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। प्रथम अध्यक्ष सरदार पटेल। 1949 में केटी शाह ने यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस गठित की। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किसने किया? केटी शाह ने किया, 1949 में किया। ठीक है। ट्रेड यूनियन की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने मुख्यतः दो एक्ट पारित किए, ट्रेड यूनियन एक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1926 और 1929 में। ठीक है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है प्रथम कारखाना अधिनियम, द्वितीय कारखाना अधिनियम, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लागू होता है। इसमें क्या क्या है? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से 9 घंटे से अधिक कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया। ये कुछ प्रमुख बातें कही गई थी प्रथम कारखाना एक्ट में, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब द्वितीय कारखाना एक्ट आता है 1891 में। इसमें क्या क्या बातें हैं? तो लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित किया गया। स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक काम पर प्रतिबंध लगाया गया। बच्चों के काम करने की उम्र 7 से 9 वर्ष की गई। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की समय सीमा प्रतिदिन 7 घंटे तक किया गया। ठीक है। अब तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में आता है। ये आपको बिल्कुल याद रखने हैं डेट वाइज। अब तीसरा जब आता है तो इस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। सभी फैक्ट्रियों में दिन का आधा घंटा अवकाश निश्चित हुआ कि आधा घंटा अवकाश होगा। 9 से 14 वर्ष के बच्चों से काम न लिया जाने पर प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष तक अभी क्या था, काम लिया जा रहा था, अब प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है। चतुर्थ कारखाना अधिनियम 1922 में आया। लॉर्ड रीडिंग के समय पारित हुआ और बाल श्रमिकों के लिए आयु 12 से 15 वर्ष कर दी गई। पांचवा कारखाना अधिनियम 1934 में आया, लॉर्ड विलिंगटन के समय में। ठीक है। छठा कारखाना अधिनियम 1944 में आया, लॉर्ड वेवेल के समय पारित हुआ। इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं थी। आगे देखते हैं। अब जितने भी हम लोगों ने मजदूर आंदोलन थे वो पढ़ लिए, अब किसान आंदोलन खत्म करते हैं। ठीक है। तो किसान आंदोलन किसान आंदोलन भी हम लोग पूरी तरीके से आज कवर कर लेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो किसान आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनते ही बनते हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारत में गांधी जी से संबंधित है, तो इससे कई सारे फैक्ट बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन में पहला प्रमुख आंदोलन नील आंदोलन या नील विद्रोह 1859-60 में जो शुरू हुआ था। तो कंपनी के कुछ अधिकारी, समझिएगा, कंपनी के कुछ अधिकारी बंगाल बिहार में जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करवाते थे। जबरन नील की खेती करवाते थे बंगाल बिहार उड़ीसा क्षेत्र में। वे नील उत्पादन किसानों को मामूली अग्रिम रकम देकर उनसे शर्तनामा लिखवा लिया करते थे, जो बाजार के भाव से बहुत कम था। इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा गया। ध्यान दीजिए कि नील की खेती अंग्रेज जो है जबरन किसानों से करवाते थे और बहुत ही मामूली रकम देते थे उनको, मतलब पूरा पैसा भी नहीं देते थे, तो जबरन करवाते थे और बाजार के भाव में बेचते थे। बाजार के भाव से कम में उनको लेते थे अंग्रेज किसानों से, और किसानों से लेकर वो ज़्यादा दाम पर बाजार में बेचते थे। इसी को ददनी प्रथा कहा गया। ददनी प्रथा का संबंध किससे है? तो नील की खेती से है या नील विद्रोह से है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले, इंपॉर्टेंट, यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुरी गांव से 1859 से प्रारंभ हुआ। इस विद्रोह के स्थानीय नेता दिगंबर विश्वनाथ व विष्णु विश्वनाथ थे। इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय नेता कौन थे? दिगंबर विश्वनाथ और विष्णु विश्वनाथ थे। ठीक है।
अंग्रेजों ने विवश होकर 1860 में डब्ल्यू एस सीटोनकार के नेतृत्व में नील आयोग का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नील आयोग का गठन कब हुआ? 1860 में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ? तो डब्ल्यू एस सीटोनकार के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का समर्थन हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी भी थे। नील विद्रोह का वर्जन दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक, ध्यान दीजिए कि नील विद्रोह का जो वर्जन हुआ या प्रतिपादन हुआ, दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नील दर्पण किसका नाटक है? नील दर्पण किसका नाटक है? तो दीनबंधु मित्र का नाटक है। ठीक है, ये भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। अब उसके बाद है किसानों में ही पाबना विद्रोह, पाबना किसान विद्रोह आता है। तो पाबना किसान विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल के पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना से शुरू होता है। कारण क्या था शुरू होने का? तो जमींदारों द्वारा लगाए गई लगान की दरों को कानूनी सीमा से अधिक बढ़ा देना। कुल मिलाकर जो भी पैसे ले रहे थे या लगान ले रहे थे वो दुगना ले रहे थे। इस वजह से पाबना किसान विद्रोह किया गया। आगे देखते हैं। पाबना विद्रोह का समर्थक बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश दत्त थे। इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी, याद रखिएगा। तो उसके सदस्य थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली ने किया था। ठीक है, प्रमुख नेता की बात करें तो ईशान चंद्र राय, एसएम भोपाल, केशव चंद्र राय और खोदी मल्लाह थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैंपबेल ने भी समर्थन किया क्योंकि यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध न होकर जमींदारों के विरुद्ध था। ठीक है, बंगाल काश्तकारी एक्ट 1885 में पारित हुआ। बंगाल काश्तकारी एक्ट कब पारित हुआ? तो 1885 में पारित हुआ। इस आंदोलन को लेकर मुसव्वर हुसैन ने जमींदार दर्पण नाटक लिखा। जमींदार दर्पण नाटक किसने लिखा? मुसव्वर हुसैन ने लिखा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ। महाराष्ट्र नेतृत्व किसने किया? जस्टिन रनाडे ने किया। दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 में पारित हुआ। एक्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा क्योंकि क्रम पूछ लिया जाता है। जो अधिनियम है। मोपला विद्रोह 8वीं-9वीं शताब्दी में अरब मूल के लोग केरल राज्य के मालाबार क्षेत्र में आकर बस गए। इन्हें मोपला की संज्ञा दी गई। पहली चीज, 1836 में पहला मोपला विद्रोह हुआ। प्रारंभ में केवल अमीर एवं गरीब के मध्य संघर्ष था, किंतु बाद में इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया गया। अब मोपला विद्रोह का नेतृत्व सैयद अलावी, सैयद फजल फुकोया और अली मुसलियार ने किया था। ठीक है, फड़के विद्रोह क्या था? तो 1879 में फड़के विद्रोह महाराष्ट्र में। नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, अवध में किसान सभा आंदोलन। तो मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मित्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। किसानों द्वारा 1919 में प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। ये यूपी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नाई धोबी बंद आंदोलन कब चलाया गया? तो प्रतापगढ़ में चलाया गया 1919 में। फिजी से लौटे, फिजी एक देश है, द्वीपीय देश है, एक द्वीप है, टापू है प्रशांत महासागर में। तो फिजी से लौटे बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित करना शुरू कर दिया। 1920 में बाबा रामचंद्र इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिल गए। आपसी मतभेद के कारण अवध किसान सभा का गठन हुआ। रायबरेली, फैजाबाद, सुल्तानपुर में लूटपाट हुई। ठीक है, खेड़ा आंदोलन 1918 में। गुजरात में खेड़ा क्षेत्र के किसानों ने 1918 में अकाल पड़ने और प्लेग फैलने के कारण भू राजस्व की वसूली सरकार से एक स्थगित करने की मांग कर रहे थे, किंतु सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मतलब वो कह रहे थे कि भैया पैसा नहीं है, अभी लगान जो स्थगित कर दो क्योंकि बीमारी फैली है, अकाल पड़ गया है, इस वजह से। तो हुआ क्या कि मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन को खड़ा कर दिया। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने नेतृत्व में लेते हुए सत्याग्रह का स्वरूप प्रदान किया, जिससे विवश होकर सरकार ने एक दस्तावेज जारी
कर केवल समर्थ किसानों से लगान वसूल करने का आदेश दिया। मतलब जब गांधी जी ने थोड़ा प्रेशर दिया तब अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है, जो किसान थोड़े से समर्थ है, जिनके पास अधिक भूमि है या थोड़े से अमीर लोग हैं, उनसे हम केवल वसूल करेंगे बस। तो ये प्रेशर दिया था गांधी जी ने। आगे देखते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन 1921-22 में चला। एका आंदोलन 1921 में अवध प्रांत के किसानों के हितों में चलाया गया था, जिसका नेतृत्व मदारी पासी और सहदेव ने किया था। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर था। यह आंदोलन मुख्यतः यादव और पारसियों द्वारा संचालित किया गया था। यह आंदोलन मूलतः काश्तकारों का आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। बारदोली आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। बारदोली आंदोलन 1928। गुजरात के सूरत में बारदोली पड़ता है, तो बारदोली तालुका में 1928 में किसानों ने लगान न देने का आंदोलन चलाया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने लगान 22% बढ़ा दिया था। सरदार पटेल इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें सर्विस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी समर्थन किया। सर्विस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, याद रखिएगा। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी उत्साह से भाग लिया, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मीठूबेन, मणिबेन पटेल, शारदाबेन ये सब महिलाएं थीं। बारदोली आंदोलन की महिलाओं के आकांक्षाओं के अनुरूप गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी। पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो बारदोली महिलाओं ने दी थी। ठीक है, याद रखिएगा, बारदोली महिलाओं ने दी थी। अब इस आंदोलन क्या हुआ? तो ये सफल हुआ आंदोलन। 22% जब उन्होंने बढ़ाया तो 22% घटाकर 6.03% किया गया। ये आंकड़े भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी फैक्ट पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया। बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अपनी जमीन के 3/20 में हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। मतलब एक तिहाई, सॉरी, तिनकतिया पद्धति। तिनकतिया पद्धति क्या थी कि 20 बिस्वा की 1 बीघा होती है, तो 3 बिस्वे में केवल नील की खेती करना था और उनको कंपलसरी था, मजबूरी थी। 1908 में पहला विद्रोह हो चुका था। ठीक है, नील के लिए 1908 में पहला विद्रोह हो चुका था। तो देखते हैं 1917 में राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण बुलाया। सरकार ने एक जांच का आयोग का गठन किया, जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। आयोग के सुझाव पर तिनकटिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इसी आंदोलन से प्रेरित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। कब दी थी? तो चंपारण आंदोलन के बाद में दी थी। ठीक है, चंपारण आंदोलन के सफल होने पर दी थी। एनजी रंगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह का विरोध किया था, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन 1946 से 1947 एक वर्ष चला। कहाँ पर? त्रिपुरा के हसनाबाद में ये चलाया गया। तीव्र रूप से बंगाल में भी मिला, मतलब त्रिपुरा, बंगाल, ये सब पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज़्यादा चला था। यह आंदोलन मूलतः बटाईदार किसानों का संघर्ष था। नेतृत्व किसने किया था? तो कंपाराम सिंह और भवन सिंह ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 में चला। तेलंगाना हैदराबाद निजाम रियासत का एक अंग था। इस क्षेत्र के किसानों का लगान बढ़ाया गया तथा कम दाम में अनाज बेचने के लिए बाध्य किया गया। फलतः विद्रोह हुआ। नेतृत्व किसने किया? कमरैया ने किया। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो कमरैया ने किया। छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर यहाँ के किसानों ने, देखिएगा, यहाँ के किसानों ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर भारतीय इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाले कृषक संघर्ष का नेतृत्व किया। पहली चीज कि सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला कृषक संघर्ष कौन सा था या किसान आंदोलन कौन सा था? तो तेलंगाना आंदोलन। किस आंदोलन में किसानों ने छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? इंपॉर्टेंट है, तो तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं वर्ली आंदोलन। वर्ली आंदोलन 1945 में चला, बम्बई में चला और नेतृत्व किसने किया? तो गोदावरी पुरोलेकर। ठीक है, बिजौलिया आंदोलन 1913 से 41 में चला, राजस्थान में चला और नेतृत्व किसने किया? तो साधु सीताराम और विजय सिंह ने। आगे देखते हैं पंजाब का कृषक आंदोलन। पंजाब में जो कृषक आंदोलन चला था उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ के अधिकांशतः किसान सिख थे। बिल्कुल सही बात है, पंजाब में सब सिख हैं जिसके पास स्वयं की भूमि थी।
1920 के पूर्व में गुरु द्वारा कानून सुधार आंदोलन के कारण यहाँ का किसान आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन चुका था। इसके प्रमुख नेता बाबा सोहन सिंह भखाना थे। याद रखिएगा, बाबा सोहन सिंह भखाना थे। आगे देखते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। तो 1920 में आरंभ हुए किसान आंदोलन ने बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के गठन के लिए प्रेरित किया। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयासों से अवध किसान सभा का गठन किया गया। 1929 में बिहार किसान सभा स्वामी सहजानंद के प्रयासों से गठन किया गया। 1928 में आंध्र प्रांतीय किसान सभा का गठन एनजी रंगा के नेतृत्व में किया गया। ठीक है। 1935 में संयुक्त प्रांत में किसान संघ की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 लखनऊ में हुआ। याद देखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में लखनऊ में हुआ। 1929 में बंगाल में फजहुल हक अब्दुल रहीम ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। तो ये जो डेटें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, एक बार पढ़िएगा, आराम से याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन हुआ। यहाँ थोड़ा सबमिट गया हुआ है, तो याद देखिएगा 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद और महासचिव थे एनजी रंगा। इस सम्मेलन में पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में किसान दिवस मनाने का निर्णय कब, किस तारीख को लिया गया था, तो 1 सितंबर 1936 को। ठीक है। सक्रिय किसान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 1938 में आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भारतीय किसान स्कूल का शुभारंभ किया गया। क्या किया गया? तो यह देखिएगा भारतीय किसान स्कूल का आरंभ आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भारतीय किसान स्कूल का आरंभ किया गया 1938 में। ठीक है। तो ये जितने भी आंदोलन पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर आरओ पीसीएस तक, सभी एक ही वीडियो में कंप्लीट है। जितने भी जनजातीय आंदोलन है, निम्न जातीय आंदोलन है, आदिवासी आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, किसान आंदोलन है, सब एक वीडियो में कवर है। आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार एनालिसिस कीजिएगा, पढ़िएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने बनाया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और इसी तरह के आगे भी वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।